आज का हमारा अफसाना है ओवरकोट। ओवरकोट लिखा गुलाम अब्बास ने। गुलाम अब्बास के बारे में हमने कल भी बात की थी कि इनको हकीकत और माशरती रवैयों और हकीकत निगारी की वजह से इनको जाना जाता है। थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। 1909 में पैदा हुए, बाकायदा आगाज 1925 से किया। पहली कहानी बकरी के नाम से 1922 में लिखी। 1925 से 1923 तक तर्जमे किए और फिर 1928 से 1937 तक फूल और तहजीब निस्वा में लिखते रहे। हकीकत निगार हैं छोटे आदमी या मुतवस्त तबके के जो इंसान हैं, उनके मसाइल को ये ज़ाहिर करते हैं। याद रखिएगा 1922 पहली कहानी, उसके 3 साल बाद 1925 में बाकायदा आगाज़ हुआ। 3 साल तर्जमे किए, फिर 10-11 साल ये फूल और तहज़ीब-ए-निस्वां से मुंसलिक रहे। आनंदी 1939 में शाया हुआ और 1948 में यानी पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद बाकायदा मजमूए की सूरत में आया। आज का अफसाना जो ओवरकोट है, इसके लिखने की वजह क्या है? इसके बारे में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। जो एक किताब है ये सूरत घर कुछ ख्वाबों के, बाज़याफ्त अकेडमी ने ये शाया की थी और डॉक्टर ताहिर मसूद ने इनका इंटरव्यू लिया था। उसमें वो इनकी कहानी कुछ इस तरह बयान करते हैं कि दिल्ली में एक रोज़ हम लोग मोटर में बैठकर निज़ामुद्दीन औलिया वाली सड़क पर चले जा रहे थे। मकसद क्या था? तफरीह, गपशप, सैर। पतरस बुखारी कार चला रहे थे और कार में डॉक्टर तासीर, फैज़, कर्नल मजीद मलिक और मैं शामिल था। सर्दी का मौसम था, मैंने ओवरकोट पहन रखा था और गले पर सिल्क का मफलर लपेट रखा था। ये ओवरकोट बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होने देता था कि नीचे मैंने सिर्फ फटा हुआ बनियान और पाजामा पहन रखा है। दरअसल मेरे ये दोस्त मुझे बुलाने के लिए मेरे घर आए थे और मैं इन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहता था। इसलिए जल्दी में शब-ख्वाबी के लिबास पर ओवरकोट और मफलर पहन लिया। मोटर चली जा रही थी। शेरो शायरी पर दिलचस्प बहस हो रही थी कि इतने में सड़क के बीचों-बीच एक ट्रक कुछ ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सामने आ गया। अगर पतरस बुखारी जल्दी से मोटर एक तरफ ना कर लेते, तो टक्कर होने की कोई कसर ना रह जाती। हम लोग बाल-बाल बच गए और खुदा का शुक्र अदा किया। मुझे ख्याल आया, फ़र्ज़ करें अगर टक्कर हो जाती और हम सब मरे पड़े होते या ज़ख्मी हमें अस्पताल ले जाया जाता, तो देखने वाले हैरान होते कि बाकी सब लोग तो ठीक-ठाक हैं, लेकिन एक शख्स ने अजीब हुलिया बना रखा है। ऊपर से तो कीमती ओवरकोट है और मफलर है, अंदर से फटा हुआ बनियान और पजामा है। इसी छोटे से वाक़ये ने मुझे ओवरकोट की कहानी लिखने की तरफ राग़िब किया। अब ओवरकोट जो है, दोहरे किरदार को ज़ाहिर करता हुआ अफ़साना है। तन्वियत यानी दोहरा किरदार, मुनाफ़क़त, दोहरे रवैये, ओवरकोट की तरह बाहिर कुछ, अंदर कुछ। इस नौजवान के हाथ में छड़ी भी है, जो ओवरकोट पहनकर घर से निकलता है, माल रोड पर सैर कर रहा होता है। छड़ी है अलामत अंग्रेज़ी जो तहज़ीब है, उससे क्या कहते हैं वाबस्ता होने और जुड़ा हुआ साबित होने की। अच्छा, अफ़साने का थीम और खुलासा पढ़ने से पहले एक और बात बताऊँ। ये लड़का जब रोड पे जा रहा होता है, तो रास्ते में एक जगह पे इसको बिल्ली नज़र आती है, तो अंग्रेज़ी तहज़ीब से ये इस कदर मुतासिर होता है कि उसे कहता है प्योर लिटिल सोल और तांगे वाले के साथ इस कदर बदतमीज़ी से बोलता है कि उसे कहता है ओ तांगे वाले। यानी नौ आबादियाती निज़ाम के ज़ेरे असर ये लड़का मुतासर था अंग्रेज़ी तहज़ीब से।
अफसाने का थीम मैं बता चुकी हूँ कि दोहरे रवैयों को चाक करता हुआ अफसाना है। किरदार क्या है? नौजवान है, तांगे वाला है, डॉक्टर है, नर्स, एक लड़का-लड़की होता है जिनके पीछे ये भाग रहा होता है, बिल्ली होती है, किताब बेचने वाला होता है जिससे ये किताबें लेते हैं। खुलासा, इस अफ़साने में मुसन्निफ़ एक नौजवान का तज़किरा कर रहा है जो ख़ासा फ़ैशनेबल मालूम होता है और वो माल रोड पर टहल रहा है, चल रहा है। माल रोड पर टहलना या सैर करना भी अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि वो अमीर तबके के लिए को ज़ाहिर करता हुआ वहाँ सैर-व-तफ़रीह के लिए निकलता है। वहाँ उसे कुछ बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं, वो उन्हें तकता रहता है। उसके गौर से देखने पर वो बच्चे घबरा कर, शर्मा कर वहाँ से चले जाते हैं। ये मटन गश्त करने वाला नौजवान जिसके बाल लंबे चमकते हुए हैं, यानी खूबसूरत बाल हैं और उनमें शाइन है। बारीक-बारीक मूँछें हैं। इसने बादामी रंग का ओवरकोट पहन रखा है और कोट के काज में शरबती रंग का अधखिला गुलाब टिका हुआ है। अब गुलाब लगाने से भी उसकी तबीयत की नफ़ासत, सफ़ाई और लिबास का ख़्याल ज़ाहिर होता है। सर पर सब्ज़ हैट थी और गले में सिल्क का गुलूबंद था। अब वो यहाँ-वहाँ घूमता एक छोटी-सी किताबों की दुकान पर रुका, फिर एक कालीन वाले की दुकान पर चला गया। उसके बाद यानी वो चहल रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, किताबों की दुकान से भी कुछ नहीं खरीदता, कालीन वाले की दुकान पर भी कुछ कालीन देखता है और आगे चला जाता है। उसके बाद वो हाई कोर्ट की इमारत के सामने से गुज़रने लगा। इसी दौरान एक लड़के और लड़की की बातें सुनने की कोशिश में वो एक लारी की ज़द में आकर कुचला जाता है और वो लारी उस शख्स को रौंद कर आगे गुज़र जाती है। ड्राइवर जब देखता है कि एक मुसाफिर मेरी लारी के नीचे आ गया है, तो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। जैसा कि हादसात में होता है, लोग चीखने लगते हैं कि इस लारी का नंबर नोट करो। लेकिन ड्राइवर फरार हो जाता है। नौजवान को अस्पताल पहुँचाया जाता है। फ़ौरन डॉक्टर और नर्सें जहाँ पे भी उस मियार को ज़ाहिर किया जाता है, उसे अमीर घर का फ़र्द समझते हुए उसकी तरफ लपकते हैं और कहते भी हैं कि किसी अच्छे घर का बंदा महसूस होता है। लेकिन पता चलता है कि नौजवान मर चुका है। जब उसके नौजवान का गुलूबंद उतारा गया, उसने अंदर कमीज तक ना पहना हुआ था। ओवरकोट उतारा तो अंदर फटा पुराना स्वेटर था। दोनों जूते जो इस कदर चमकदार थे, लेकिन दोनों पैरों के मोजे हमरंग ना थे। इंतहाई बोसीदा और फटे पुराने मालूम होते थे। नौजवान चूंकि मर चुका था, तो उसकी एक लिस्ट बनाई गई चीजों की, लेकिन इस फ़हरिस्त में उसकी वो छड़ी नहीं थी क्योंकि वो हादसे के दौरान ही गुम हो चुकी थी। ओवरकोट के बारे में अगर कोई कुछ पूछना चाहे, तो वो पूछ सकता है, वरना आगे चलते हैं। मैम वो बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको ओ लिटल सोल बिल्ली को कहता है, ओ मैम लिटल सोल, यानी जो अंग्रेज होते हैं ना प्योर प्योर वो प्योर POUR यानी पाकीज़ा, लिटिल छोटी। वो और तांगे जानवरों वाले को को तो आवाज़ दे। अहमियत देते हैं ना, जी, बिल्कुल। लेकिन इंसानों को नहीं देते अहमियत। वही आदत मैम हमें आ गई। छड़ी तो इक़्तिदार की अलामत भी होती है। छड़ी खुद को अंग्रेजी कल्चर से वाबस्ता करने और जुड़ा हुआ साबित करने की निशानी है। यानी वो ये कहता है कि मेरे पास इतनी ताकत है, होता कुछ नहीं है। जी। मेमुना जी। सॉरी, एक बात करनी है मैंने आपकी। ये जो आप कह रही है ना कि वो इंसान की इज्जत नहीं करते गोरे, ये आपका गलत तस्वर है। मेरे भाई भाभी उधर रह के आए हैं अमेरिका में, और आपकी सोच है ये कि उन लोगों के पास इंसानियत है ना, गैर मजहबों के, ऐसे लोगों के पास ना हो।
देखिए मैमूना ने जो बात की है वो उस नौबादियाती निज़ाम की है, उस दौर की है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरे सगीर पे कब्जा किया था। वो गुलाम देखें अब्बास का उन्होंने अब ये अफसाना देखें। भी। जी मैमूना। जी मैम आप बताइए बताइए। सही मैमूना, आप बताएं। जी ये जो अफसाना है ना, ये अफसाना जब लिखा गया, देखें ओवरकोट वैसे एक अंग्रेजी भी वो है, और ये उनका अपना नहीं है, तबाजात तो नहीं है, ये तो तर्जुमा शुदा है। अंग्रेजी में भी इन्हीं का है या ये तर्जुमा शुदा है? मैम आप जरा इसकी बताएं ना। जी ओवरकोट ये खुद लिखा है उन्होंने, तर्जमा शुदा नहीं है। हाँ, इससे मिलता जुलता एक अफसाना है, ओवरकोट से मिलता जुलता, वो निकोलाई गोगोल ने लिखा था। उसकी कहानी चेंज है, उसका नाम भी ओवरकोट है। उसमें वो अपना ओवरकोट निकालता है, यानी अपने उसके ट्रंक में से, तो उसके निकालने से सबसे पहले उसे फिनाइल की गोलियों की खुशबू आती है। फिर वो सोचता है और उसकी यादों के बारे में, यानी वो रहीम शख्स होता है, उसकी कहानी है। तकसीम के बाद उसके जैसे घर में सारे, वो एक अलग ही मौजू है। तो वो लेकिन लिखा निकोलाई ने था, और ओवरकोट रूसी मुसन्नफ था, उससे वो माखूज है कहानी, और तर्जमा शुदा है। ये तबाजाद है, ये इन्होंने खुद लिखा है। और मैम ये भी है कि अब जैसे अंग्रेज जब थे तो उन्होंने मुसलमानों को कब अहमियत दी, हर बात का तो इल्जाम मुसलमानों पर लगा जब यहाँ पे हाकिम थे वो। तो जी ये तो बिल्कुल। उनका सलूक अच्छा नहीं था। जानवरों को देखें वो अपने पास लिटा भी लेते हैं, खास तौर पे ये बिल्ली कुत्ता, इनके साथ वो बहुत ज्यादा मानूस हो जाते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आ सकते हैं, लेकिन इंसानों से बहुत कम ऐसा होता है। वैसे नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि सारी दुनिया के इंसानों से, लेकिन खास तौर पे मुसलमानों से, जो इस अफसाने का वो है उसमें भी यही चीज है। जी जैसे तांगे ग्राइमर वाले पे पे वो चलते हैं। हाकिम था, उसको कहता है कि ओ तांगे वाले, वो तो जी बिल्कुल। और तो उस फीसद बिल्ली को दुरुस्त। कहता है ओ प्योर सोल। जी कल ग्रामर में हमने पढ़ा था फेले मारूफ और फेले मजहूल। मारूफ जिसके बारे में, मारूफ निकला है जानना से, मशहूर होना, पहचान से। फेले मारूफ यानी जिसकी पहचान हो उसके फाइल से, जिसका फाइल यानी जिसने काम किया है उसे हम जानते हों, वो उस फिक्रे में जाहिर हो। जैसे शाहिदा नमाज पढ़ती है, वो स्कूल जाता है, अली ने खाना खाया। फेले मारूफ, फाइल मारूफ हो, वाजे हो, पहचान दे, सामने हो। फेले मजहूल, वो फेल जिसका फाइल मारूफ ना हो, सामने ना हो, मजहूल हो, नामालूम हो, उसमें झोल पाया जाए, गैर मारूफ हो। जैसे मैंने अभी बताया कि शाहिदा ने नमाज पढ़ी या शाहिदा नमाज पढ़ती है, तो हम कहें कि नमाज पढ़ी गई। अब शाहिदा का या किसने नमाज पढ़ी उसका पता नहीं है। अच्छा, अगर इंग्लिश में बात करें तो फेले मारूफ एक्टिवाइज होता है, फेले मजहूल पैसिवाइज होता है। फेले मजहूल जिसका फाइल मालूम ना हो, जैसे आम खाया गया, किताब लाई गई, स्कूल जाया गया, खाना बनाया गया। ग्रामर को याद करने का बेहतरीन असूल ये होता है कि ग्रामर को लफ्जी तर्जमे के लिहाज से तैयार करें। एक दफा फिर रिपीट कर दूं, फेले मारूफ, मारूफ वाजे मशहूर यानी फिक्रे में फाइल मारूफ हो, सामने हो। मजहूल जिसका फाइल सामने ना हो। तो ग्रामर के सिलसिले में आगे है फेले मजहूल की इकसाम। फेले मजहूल की दो इकसाम हैं। पहली है फेले मजहूल लफ्जी, दूसरी है फेले मजहूल मानवी।
फेले मजहूल लफ्जी यानी लफ्जों में मफऊल मौजूद ना हो। मजहूल की हमने तारीफ पढ़ी कि उसमें मफऊल का या काम करने वाले का जिक्र नहीं होता। तो फेले मजहूल लफ्जी में उस फिक्रे के, उस जुमले के अल्फाज में मफऊल मौजूद ना हो। जैसे खत पढ़ा गया, खाना खाया गया, नमाज पढ़ी गई, स्कूल जाया गया, कि उन लफ्जों में मफूल मौजूद नहीं है तो फेले मजहूल लफ्जी कहलाएगा। फेले मजहूल मानवी वो होगा जिसमें मजहूल का जिक्र नहीं होगा, लेकिन हम उस लफ्ज के, उस जुमले के मानों से मजहूल को पा लेंगे। लफ्जी जिक्र ना होगा और मानवी में मानवी जिक्र भी नहीं होगा, बस हम मफहूम से देखेंगे कि मजहूल मौजूद था या फलां काम हुआ, किसने किया वो हमें नहीं पता। ना लुटता दिन को तो कब रात को, यूं बेखबर सोता रहा खटका, न चोरी का दुआ देता हूँ रहसन को। ये फेले मजहूल मानवी की मिसाल है। अगर आगे चले तो इंशा, इंशा पर्दाज आपने पढ़ा होगा, जैसे मोहम्मद हुसैन आजाद थे। ऐसा अदीब, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि असलूब क्या होता है। असलूब, अ मैन इज नोन बाय द स्टाइल ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ। जो तरीकेकार या तर्ज तकल्लम या अंदाजे तहरीर किसी की पहचान बन जाए, वो उसका असलूब होता है। इंशा पर्दाज वो होगा जो अपने असलूब का खुद ही खालिक हो और उसी की वजह से जिंदा रहे। यानी जैसे हम आबे हयात का कोई फन पारा पढ़ें तो हमें जाहिर हो जाता है कि ये असलूब या ये तरीकेकार मोहम्मद हुसैन आजाद का है और उन जैसा कोई नहीं लिख सकता। या गालिब के खतूत देख ले, तो इंशा पर्दाज जो अपने असलूब का खुद ही खालिक हो और उसी असलूब की वजह से वो जिंदा रहे। अब बात करते हैं इंशा की। इंशा से मुराद है कि अपने ख्यालात या एहसासात या तजर्बात को नस्री शक्ल में बयान करना। उसमें यानी सुर, लय, रिदम ये चीजें नहीं हो, फिर वो शायरी हो जाएगी। यानी अपने एहसासात, ख्यालात, तजर्बात को बगैर जज्बात के लिखना या बयान करना इंशा कहलाता है। शर्त क्या है? नस्री शक्ल में। सियाकातुल अदाद, सियाकातुल अदाद एक ऐसी सनत है जिसमें अदाद का जिक्र किया जाएगा। यानी हम 2 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी अदद जो है, चाहे तरतीब से जिक्र करें चाहे बेतरतीबी से, वो कहलाएगा सनते सियाकातुल अदाद। जैसे सिमाब का शेर है, उम्रे दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। अब 4 दिन 2, ये जनाब वजाहत है सियाकातुल अदाद की। सियाकातुल अदाद सनद जो है ये सबसे आसान सनद है। इसमें आपने देखना है कि अदाद का जिक्र है। जी, ये हैंड रेज है किसी का। जैसे हम कहते हैं ना, जी मैम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो थी एक बात, तो ये सियाकातुल अदाद है। जी मैम, अस्सलाम हैंड वालेकुम। रेज है किसी का, बोलिएगा। जी मैम, आयत वालेकुम बात कर रही हूँ। मैम ये पूछना था कि मतलब जैसे आपने बताया है कि मोहम्मद सनसाद इंशा पर्दाज है, तो ये इंशाई और मजमून में क्या फर्क होता है? इसका थोड़ा बता दें, इसकी समझ नहीं आती। ये 2 मैम मैं बता दूं? बिल्कुल। देखिए, मजमून जो होता है उसका कोई मेरे ख्याल में उन्वान नहीं होता है, लेकिन इंशाइया जो है वो बाकायदा उन्वान के तहत होता है। फिर मजमून किसी एक खास मौजू पर लिखा जाता है।
ठीक है। और जो इंशाइया होता है उसके लिए मौजू की कोई कैद नहीं होती, किसी भी चीज़ पर वो इंशाइया लिख देते हैं, कहीं से भी इंशाइया शुरू होता है, उसका कोई इख्तिताम भी इस तरह से नहीं होता जिस तरह हम मज़मून को इख्तिताम पज़ीर करते हैं। इंशाइया इसीलिए कहा जाता है नशे की तरंग, यानी वो ना इंसान की ज़िंदगी में थोड़ा-सा कहते हैं कि उसमें हिज़्ज़ होता है, लुत्फ़ होता है। मज़मून तो किसी भी उसमें लिखा जा सकता है ना जिसमें इस्लाह का हो, लेकिन इंशाइया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। यानी मैम इसमें इंशाइये का उन्वान नहीं होता, मजमून का उन्वान होता है। पूरा तो फिर मज़मून का उन्वान नहीं होता, इंशाइये का उन्वान होता है। मज़मून का कोई उन्वान और मौज़ू हो सकता है। एक मिनट मैमूना मैम, एक मिनट मेरी सुने, मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि जो मजमून और इंशाइया है, तवज्जो से सुनिएगा, इसमें फर्क जो है ना, ये बड़े बड़े लोग जो है भूल जाते हैं। आज मेरी बात गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह आप भूलेंगे नहीं। सबसे पहले जो मजमून होता है उसकी बकायदा एक हैयत होती है। हम इब्तदा करते हैं मजमून की, बस्त होता है, इख्तिताम होती है, यानी एक मौजू सबसे पहले लेते हैं, फिर उसकी इब्तदा बनाते हैं, फिर उसका दरमियान, बस्त, कहाँ हमने क्या दलील देनी है, किस तरीके से अपनी बात को साबित करना है दलाइल के साथ, इब्तदा, वस्त, इख्तिताम में, तो ये मजमून होगा। इंशाइया में इब्तदा, वस्त और इख्तिताम और मौजू नहीं होता। दूसरी चीज, एक मिनट सब्र कीजिएगा, अजान हो ले फिर बताती हूँ। जी, पहली बात मैंने आपको बताई है कि मजमून का बाकायदा मौजू होता है, उसमें साख्त होती है या हैयत, इब्तदा, वसत, वस्त और इख्तिताम होता है। इंशाइया में ये चीज़ें नहीं होती। मजमून में दलाइल से किसी चीज़ को साबित किया जाता है। जैसे हमने चांदनी रातें पर मजमून लिखा, तो उसकी मुकम्मल खसूसियात बयान करेंगे, जबकि इंशाइया में चांदनी रात को देख के जो कैफियत हम पे तारी हुई, हम एक पैराग्राफ की सूरत में वो तहरीर कर देंगे। टेक्निक की बात करें तो मजमून जो होता है वो बयानिया तकनीक में होता है, और इंशाइया अभी मैंने बताया कि आप पे जो कैफियत ज़ाहिर हुई चांदनी को देख के, तो वो आपकी शऊर की रूह है। यानी नॉर्मली वो आपके एहसासात ख्यालात जो शऊर में आ रहे हैं उनको आप बयान कर देते हैं। 2 फ़र्क हो गए। तीसरा फ़र्क ये होता है कि जो आपका मज़मून है वो खारजियत पर का ज़िक्र करता है, यानी खारजी चीज़ों का। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, हज़रत अल्लामा इकबाल के बारे में, कायदे आज़म के बारे में, चांदनी रातों के बारे में, किसी भी मज़मून में आप किसी खारजी चीज़ को लेते हैं और उसके बारे में तफ़सीलात बयान करते हैं। जबकि इंशाइया में ज़्यादातर मुसन्नफ़ की शख्सियत झलकती है। मज़मून जो है वो संजीदा होता है। इंशाइया जो होता है, जैसे आप यूसुफ़ी के इंशाइये देख लें, उसमें हल्का-फुल्का मज़ाह होता है। मज़मून जो होता है उसमें मानी और मफ़हूम पर तवज्जो दी जाती है, जबकि इंशाइया में
आप अल्फाज कैसे बनाते हैं, फिक्रे कैसे जोड़ते हैं और अपनी बात कैसे जाहिर करते हैं। अब मजमून जो है, आपने उसमें किसी चीज के ज़ाहिरी पहलू देखे। जैसे उस्ताद आपको मेज पे मजमून लिखने को कहता है, तो आपने उसकी साख्त, उसकी बनावट, उसकी लकड़ी, ज़ाहिरी चीजें देखी। इंशाइया में किसी भी चीज को किसी और जाविये से देखा जाता है और उसको बयान किया जाता है। मजमून जो है उसका एक मकसद होता है कि किसी चीज की खसूसियात बयान करना, यानी कोई पैगाम देना, जबकि इंसाइया का मकसद ये होता है कि अपने अंदर की खुशी को जाहिर करना या छोटा मोटा कोई पैगाम कारी को देना। मजमून को समझना आसान होता है क्योंकि मैंने बताया है आपको कि उसमें मौजू होता है, आगाज होता है, इख्तिताम होता है, वसत होता है, जबकि इंशाइया एक पैराग्राफ की शक्ल में होता है, तो उसको समझना पेचीदा होता है। अंशाइया वैसे तसलसल और मरबूत होता है, उसमें रब्त होती है, जबकि मजमून में ये नहीं होता। जी।